तो जी हाँ, आइए आप लोग सभी को नमस्कार। देखिए, माय चैनल नेम इज इंस्टेंट स्टडी विथ रोहित, प्लीज़ सब्सक्राइब इट्स। और इसमें विशेष करके हम ये बोलेंगे आपको कि इंस्टेंट स्टडी विथ रोहित में आपको देखिए बेस्ट तरीके से चैप्टर वाइज जो है सो किया जा रहा है, और इसमें पार्ट वाइज करके बता रहे हैं बहुत डिटेल से, ताकि आप लोग जो भी अगर वीडियो को अगर देखेंगे तो आप लोग को ये मतलब कंटेंट पता हो जाएगा और आप लोग इसके तरीके से बना पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से अपने चैप्टर वाइज को। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये है कि इसमें 10th क्लास की सारी जो मैथ्स में सारी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से हम बताते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या, अब देखिए विशेष करके हम मेन रूल उसमें अगर हम बता देते हैं आप लोग को, तो रूल को बताने से क्या होगा कि चैप्टर वाइज में देखिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को तो नहीं बताएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन नहीं तो क्या होगा कि अगर हम बेसिकली समझा दें अगर चैप्टर को, तो फिर आप लोग खुद से ही बना लेंगे। तो इसमें ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में कहता है कि ये देखिए रियल नंबर है जो चैप्टर 1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में। तो इसमें बोलता है रियल नंबर। दोस्तों रियल नंबर अब क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्या को देखेंगे, जिसका मतलब होता है वास्तविक संख्या है। तो कुछ हम लोग आइए संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। तो नंबर एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, आप बोलेंगे कि नंबर एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं और उसके मध्य संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। नंबर एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें, एक ऐसी पद्धति, इसको ये हम एडजस्ट कर दे रहे हैं, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उसके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे हुआ 1 2 3, इस तरह, ये क्या है, एक नंबर है, तो इसी को हम लोग संख्या बोलेंगे। अब चलिए हम लोग रियल नंबर को देखते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम इस तरह से हम सजा सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं जो होता है, वास्तविक संख्या ये 2 भाग में बांट गया। कौन कौन, तो पहला बांटा है परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अब परिमेय जो है सो 2 भाग में बांट गया है, एक तो भिन्न और एक तो पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है सो बांट गया है 2 भाग में, पूर्णांक जो है सो 3 भाग में बांट गया है। कौन कौन, तो एगो धनात्मक, और एक ठो ऋणात्मक, एक ठो शून्य। ये 3 पार्ट में बांट गया है, ठीक है। अब हम ये जो धनात्मक रहा इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको कहेंगे, प्राकृत संख्या कहें। अब यही प्राकृत संख्या 2 पार्ट में बांट गया है, यही प्राकृत जो है सो 2 पार्ट में बांट गया है, एक सम और दूसरा विषम। तो इस प्रकार के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय में और अपरिमेय डिवाइडेड हुआ है। फिर भिन्न जो है पूर्णांक, ये परिमेय से भिन्न पूर्णांक निकला है। फिर पूर्णांक से 3 जो निकला है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, और धनात्मक से प्राकृत निकला और प्राकृत से सम और विषम।
तो ये देखिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको जान जाएंगे तो संख्या फिर आपका माइंड में रहेगा एनी टाइम, जैसे आप बोलेंगे कि क्या कौन संख्या क्या होती है। तो अगर हम देखें तो वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। तो चलिए उसको देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है। हम लोग छोटा में समझ लेंगे। जैसे वास्तविक संख्या क्या होता है कि वे संख्या जिनका मान वास्तविक मान हो, जिनका मान वास्तविक मान हो, या फिर हम लोग ऐसा कहते हैं जिन्हें संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कर पाएंगे, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार। या फिर तीसरा क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए 3 ठो है। पहला है कि वैसा संख्या जिसका मान वास्तविक है। दूसरा, आप ऐसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर पाए, ऐसा नंबर जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर पाए, वास्तविक संख्या कहलाती है। 2 हो गया। तीसरा, अगर तीसरा आप सुनना चाहते हैं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इजी लिखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया ये होता है, आप इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे √2। ठीक है, सो लिख सकते हैं 2/3। 2/3 के अलावा लिख सकते हैं हम -7, 3/7, 0 डॉटेड करके 1 to इन्फिनिटी। ये क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम और नंबर को भी देखते हैं। वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखिए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। कहेंगे जो संख्याएं 1 से शुरू हो करके, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और गिनती की ओर बढ़े, जैसे गिनती की ओर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके बढ़े, उसको हम क्या कहेंगे, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट हो, 2 3 जो गिनती की ओर बढ़े उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। ये है मेरा प्राकृत संख्या का उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहें। पूर्ण संख्या जीरो तथा क्या कहेंगे, जीरो तथा ठीक है प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को, जीरो तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को, जीरो तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अर्थात दूसरे भाषा में इसको हम कहेंगे कि जीरो से जो स्टार्ट हो, ठीक है, और गिनती की ओर बढ़े उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, सीबीएसई वाला होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। और हम अगर देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या, इसी में हम लोग बात करते, तो पूर्ण संख्या हो गया दोस्तों कि जीरो तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात जीरो से जो स्टार्ट और गिनती की ओर जाए पूर्ण संख्या कहेंगे। आइए हम देखते हैं सम संख्या। तो सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन, हाँ, और वर्ड को विषम। तो इवेन जो है वो मात्र, देखिए सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या इस प्रकार हम बोलेंगे जो केवल और केवल, ठीक है, 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं सम संख्या क्या है। 2 4 6 8 10 12 16 14 16 ये सब क्या है, सम संख्या है। ये 2 से पूरा कट जाएगा, ये सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब रह गया इवेन, जिसको हम लोग ऑड रह गया, जिसको हम लोग विषम बोलेंगे। विषम क्या है, तो ये केवल और केवल, जैसे 2 3 5 7 9 3 7 11 ये सब क्या है, विषम संख्या। कैसे, ये केवल और केवल खुद से ही भाग जाएंगे, अपने से कटेगा ही, और बाकी बात दूसरा संख्या से ये डिवाइडेड नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो आइए अब हम मेनली देखते हैं इस चैप्टर में
कि क्या है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम एचसीएफ में, जैसे जो दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.1 जो है और साथ में HCF जो है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रख लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हम लोग HCF को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है देखिए, हम आपको ये 10th क्लास का है ना, तो इसमें बताना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से, और ठीक है वही थ्योरम का हम यूज करेंगे और तब जाके ये वाला हम सॉल्व करके दिखाएंगे। नहीं तो इसका तो बहुत शॉर्ट ईजी है, जैसे हम दिए 45 और 90 तो इसका डिफरेंस कर दीजिए तो यही पे हो जाएगा आपके HCF, ठीक है। तो ये सब बहुत शॉर्ट तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे आपको ये बिल्कुल 10th वाला जो रूल लागू किया जाता है। तो देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यानी कि रूल का यूज करना पड़ता है, और ये हम आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं ताकि आप बिल्कुल जो है सो कोई भी अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन HCF से आवे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के उसको आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए आइए क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कब करते हैं, तो जब दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक जो है इसका यूजेज हम कब करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं देखिए कब यूज होगा, तो जब दो धनात्मक पूर्णांक ठीक है का HCF ज्ञात करने को रहता है, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है कि जब हमको दो धनात्मक, जैसे इस तरह का दो धनात्मक पूर्णांक है तो इस तरह में हम इसका यूज करेंगे, फर्स्ट है। और दूसरा कहता है करेंगे तो इसमें मानना पड़ता है, ठीक है, ये को मान लेंगे आप जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा, ठीक है, और बी को मान लेंगे जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा। दो धनात्मक पूर्णांक ये भी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो ये जो है सो बी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या रहेगा, बी से बड़ा रहेगा। अब स्टेप 1 हम लोग चलेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए स्टेप 1 क्या हम पहला काम करेंगे, ये बी की प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। आप ये बी जो माने थे धनात्मक पूर्णांक उसका उपयोग कीजिएगा। इसलिए हम दो पूर्णांकों, दो पूर्ण संख्या Q और R को लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जब प्रयोग करेंगे धनात्मक पूर्णांक HCF ज्ञात करने के लिए, तो ए भी हम लोग वहाँ पे मानना पड़ेगा हम लोग को ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है, और इसके बाद वहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। इसके बाद स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी के लिए विभाजक प्रमेयिका का जो प्रयोग करेंगे वो पूर्ण संख्याएं Q और R हो जाएगा। क्या होगा, Q। इसका सबसे फर्स्ट क्या है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, इसीलिए हम दो पूर्णांक संख्या Q R प्राप्त कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि ये बी के
लिए यूक्लिड डिवीजन रूल का यूज करेंगे तब हम दो पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त करेंगे, जहां पर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर सकते हैं, करेंगे, तथा आर जो होगा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि यदि आर इक्वल टू 0 हो जाए, हो गया, स्टेप 2 में करेंगे कि यदि r इक्वल टू 0 हो जाएगा, यदि r इक्वल टू 0 है तब हम a और b, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, a b का HCF, तब अगर 0 हो जाएगा तब ये बी का HCF क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसमें और इसमें से ये वाला वैल्यू को हम HCF कहेंगे, ठीक है, जब R 0 हो जाएगा, यानी कि हम डिवीजन करते 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 कहाँ तक जाएंगे, मतलब 0 तक जाएंगे, और वही जो B का वैल्यू रहेगा वही HCF का लाएगा। अब स्टेप 3 में देखते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। स्टेप 3 क्या करता है, इसका कहना है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। मतलब हम तब तक डिवीजन करते रहेंगे जब तक शेषफल मेरा 0 नहीं प्राप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलाने बोल रहा है, और अंत में हमें अभीष्ट, जिसको हम लोग कहेंगे जो चाहिए हमको अभीष्ट, प्राप्त होगा HCF। यही तो यूक्लिड विभाजन परिमेय है, इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। आइए हम इस पर आपको एक तो और बताएंगे। जैसे ये जो है हम बोले स्टेप 1 में क्या बोले थे कि ये भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे, और वहाँ पर यूज करने के बाद क्या बचेगा, जैसे QR जो है सो 2 और आएगा पूर्ण संख्या, तो उसी को हम लोग कहते हैं ये बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो ये इक्वल्स टू हम लोग माने थे BQ प्लस R, ठीक है, और साथ में ये भी लिखे थे कि जहाँ क्या R जो है सो B से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी होगा। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये कहाँ से आया, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यही चीज़ लिए एल्गोरिथम, तो यही है। अब ये तो मेरा रहेगा ही, ये भी ये बड़ा वैल्यू का रहेगा और ये छोटा वैल्यू, उसमें से दोनों भिन्नों का लेंगे, और ये जो है मिलेगा हमको पूर्ण। तो हम ये तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक 0 हमको ना मिल जाए शेषफल। इसके अलावा क्या करेंगे, तो हम इसका मतलब ये समझ रहे हो, ये है क्या, भाज्य बराबर भाजक
गुना भागफल भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए यही बात को यहाँ ऊपर में लिखा गया है, यही चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और ये तब तक प्रोसेस करना है जब तक जीरो ना मिल जाए। जीरो मिल जाएगा मेरा आंसर मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्या है कि दिया हुआ है एक्सरसाइज में। हम आपको इसे एक प्रश्न करके दिखा देते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है कि 135 और 225 का HCF पूछ रहा है, क्या होगा। तो आप लोग को जो हम विधि बताएं वो विधि से कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करना होगा, हम लोग को लेट करना होगा क्या, ये बराबर 2 to 5, जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको ये मानना है, बड़ा को ये मानना है। तथा B मानेंगे जो छोटा वैल्यू है 135। मान लिया। अब क्या कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या इसका यूज करेंगे, A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर जहां R 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे 135, इसको डिवाइड कीजिए। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप ये 135 को 2 to 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 135, ये रहा 90। इस चीज को देखिए, भाज्य बराबर भाजक जो भाजफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये शेषफल रहा, ये भागफल रहा, ये भाज्य और ये भाजक रहा। तो देखिए 1 हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा। ये जो शेष रहा यहाँ लिख दिए, ठीक है। 1 जो रहा भागफल रहा, समझ गया। अब क्या रहा कि अब फिर अभी हमको रिमाइंडर शेष नहीं, देखिए शेषफल जो है यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। जहीं 0 आएगा वहीं हम छोड़ देंगे तो वहीं हमारा HCF मिल जाएगा। अभी तक 0 नहीं आया तो फिर से हम भाग देंगे। किसको भाग देंगे, तो यहाँ पे 135 रहेगा, ठीक है। अब 90 को 135 से भाग क्या हो जाएगा 90, क्या रहा 45। तो अब यहाँ क्या आएगा कि 90 × 1 + 45 रिमाइंडर में। फिर भी देखिए अभी 0 नहीं आया है, ये जगह में 0 आ जाएगा तो वो समझिए इस जगह में यहाँ रिमाइंडर में, सॉरी यहाँ बता दिए थे, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे 0 आपको लाना है, 0 लाना है। 0 भी नहीं हुआ तो हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। यही कहा था थर्ड रूल में कि थर्ड स्टेप में कि आप वहाँ तक जाइए, प्रोसेस कीजिए जहाँ तक आपको 0 ना मिल जाए। तो 0 मिल जाना है तो हमको छोड़ देना है। तो ये जो है फिर हम अगला स्टेप चलेंगे तो क्या करेंगे, अब 45 को 90 डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 मिल गया, ये 0 हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू B का है, इसका देखिए ये का है और ये B का है, ठीक है।
ये का है, ये बी का है, तो हमको इसका जगह पे जो है 45 यही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो हमको यहाँ 0 मिल गया। अब ये का वैल्यू होता है और ये बी का वैल्यू होता है, ये क्यू प्लस आर रहता है, तो कि बी का वैल्यू हमको मिल गया क्या 45, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बता सकते हैं। और सबसे पहला बात है कि आप इसको वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये जो आपको मिला आंसर, ये बहुत ही आसान तरीका से हम बनाए हैं और इसका बेसिक हम वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिए। आप फुल्ली वीडियो को देखें और इसको बनाएं। बाकी बात और सारा आपको वीडियो देखने के लिए हम और आगे क्लास में बताएंगे। ये मेरा पार्ट 1 था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो।